Hello everyone, welcome to the one short lecture of respiration. So we are starting up with one short lecture of which chapter? Respiration. Respiration 11th standard का chapter है and I feel जब भी हम respiration को सुनते हैं ना तब एक ही फीलिंग आती है कि यार दिस चैप्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ लॉट ऑफ साइकिल्स एंड इतनी सारी साइकिल्स को लर्न करना एंड उसको मास्टर करना इज समथिंग व्हिच इज वेरी टफ. तो इन टुडेज वन शॉट लेक्चर हम इसको फटाफट तो फिनिश करेंगे बिकॉज इट्स अ रिविजन वीडियो, बट उसके साथ साथ आई विल आल्सो गिव यू सर्टेन निमोनिक्स और कुछ थोड़े से ट्रिक्स जिससे यू कैन लर्न दिस चैप्टर इन अ वेरी इजी मैनर और आपको लर्न रहेगा टिल द एंड. यू डोंट हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन. जस्ट इसको अभी पढ़ने के बाद for 3 to 4 days keep on revising at a single go and you'll be done with this chapter. Okay, so this is respiration chapter, plant physiology, one short lecture. The first thing is respiration कैसा प्रोसेस है? It is an exergonic process. अब दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडरगोनिक प्रोसेस, एक होता है एक्सर्गोनिक. एंडरगोनिक यानी कि जिसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज. एक्सर्गोनिक यानी कि एनर्जी इज रिलीज. सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस. सो इट रिलीजेस एनर्जी. किस फॉर्म में इट रिलीजेस एनर्जी? इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो इट इज रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या होते हैं? दे आर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट? वी ऑल नो, हमने 8th चैप्टर में पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, दैट एटीपी आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? एटीपी के फॉर्मेट में हो रही है. सो इट इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस. अब उसके साथ साथ रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है. एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है? अब दो तरीके के पाथवे होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे और एक होता है एनाबॉलिक पाथवे. एनाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है जहां पे चीजों का अक्यूमुलेशन हो रहा हो, कोई चीज बन रही हो, ठीक है. कैटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है जहां पे चीजों का ब्रेक डाउन हो रहा हो, है ना. जैसे कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक से कट से कैटाबॉलिक, सी से सी यानी कैटाबॉलिक यानी काटना. अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल है, मान लो अगर मेरे पास ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है और उस ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को मुझे एकदम फर्दर कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है. सो दिस प्रोसेस बाय व्हिच आई एम कन्वर्टिंग दिस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज, ये हो जाएगा कैटाबॉलिज्म. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को मैंने सिंपल में कन्वर्ट किया. और अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में मैं कर रही हूँ ताकि मैं इसको स्टोर कर सकूं, तो अक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एनाबॉलिक पाथवे. अब रेस्पिरेशन जो होता है वो दोनों तरीके का होता है. इट इज एन एनाबॉलिक पाथवे ऑल्सो एंड कैटाबॉलिक ऑल्सो, यानी कि वो चीजें तोड़ भी रहा है और चीजों को बना भी रहा है. इसीलिए हम उसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे. ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एम्फीबॉलिक पाथवे. सो इट इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे. सो देयर आर टू टर्म्स दैट वी डिस्कस्ड. एक तो होता है कि वो एक्सर्गोनिक है एंड द सेकंड वन इज इट इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे. अब दो तरीके से रेस्पिरेशन हो सकता है, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन का तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस होगा तो एनएरोबिक. जब भी एन लग जाए, ए लग जाए, तो उसके मतलब क्या होता है कि वो चीज नहीं हो रही है. जैसे सेल्युलर और उसी के साथ मैंने लगा दिया ए सेल्युलर. सो व्हाट इज हैपनिंग? द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग ओवर हियर. अगर ये सेल्युलर है तो यहाँ पे ये सेल होगा, ए सेल्युलर में सेल प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में. तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा रेस्पिरेशन तो जो एटीपीज निकलेंगे वो 38 एटीपीज है, और ऑक्सीजन के जब एब्सेंस में होगा तो जो एटीपीज निकलेंगे वो सिर्फ 2 एटीपीज है. सो जस्ट सी द डिफरेंस दैट इज कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो बस रेस्पिरेशन में 2-3 टर्म्स है, आपको याद होनी चाहिए. ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक पाथवे है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दो तरीके से रेस्पिरेशन होता है. एक होता है जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इज द वन वेयर इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज इज 38 एटीपीज, सॉरी. एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज व्हेन द अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज इज जस्ट 2 एटीपीज. ओके, अब सबसे पहली जो साइकिल आती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल. बाय द वे, ये पूरा पीडीएफ मतलब जो मेरी नोट्स है, आई हैव पुटेड इट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स. तो आप इसका शॉर्ट सर्च करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगी. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर एंड यू कैन रेफर टू द नोट्स इफ यू वांट. ओके. सो ये ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस जो है वो सबसे पहली साइकिल होती है जो हम रीड करते हैं. सो देयर आर टोटल कितना साइकिल? पहले आता है ग्लाइकोलिसिस, फिर डिपेंड करता है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद वो एरोबिक में जा रहा है या फिर वो एनएरोबिक में जा रहा है. मान लो एरोबिक में चला गया तो इसके बाद आता है एक लिंक साइकिल,
और उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहीं पे एनारोबिक में बस दो तरीके के हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। तो दिस इज हाउ द होल चैप्टर इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अब आगे से, ठीक है, सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो समझो। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। कभी भी लाइसिस टर्म आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, कि वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन। इफ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरे से मेरा वन शॉट देखा है ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपको पता होगा मैंने आपको वायरस में एक लाइटिक साइकिल बताया था और एक लाइसोजेनिक साइकिल बताया था। लाइटिक साइकिल क्या होता है कि वायरस पूरा बैक्टीरिया में गया, उसने पूरे बैक्टीरिया को ही खा लिया, राइट। सो दैट वाज व्हाट इट वाज। खैर हम उधर नहीं जा रहे अभी। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट लेक्चर, प्लीज गो एंड वॉच इट। मेरे सारे वन शॉट्स विल बी इनफ फॉर योर रिविजन एंड इसके बाद इवन इफ यू जस्ट गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई थिंक यूल बी गुड फॉर इट। फिर बस अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो क्वेश्चन हो गए, यू आर गुड टू गो फॉर इट। एंड जो नहीं हुए उसके एक्सप्लेनेशन को देखो, उसको लिख लो एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, और फिर वो हो जाएगा चैप्टर डन है। दिस इज हाउ यू एक्चुअली नेविगेट। ओके ओके, कमिंग बैक। अब ग्लाइकोलिसिस को लर्न करने के लिए देयर आर 10 पॉइंट्स। अगर आपने इन 10 पॉइंट्स को लर्न कर लिया तो आपका ग्लाइकोलिसिस डन है, ठीक है। खैर मैंने यहाँ पे लिखा है एक फंडा जिससे लर्न किया जा सकता है, बट मैं इसको ऐसे ही लर्न कर लेती हूँ। तो खैर मैं आपको ये भी बता दूंगी, वो भी बता दूंगी, बट पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस यानी कि शुगर का ब्रेकडाउन, मींस वी आर ब्रेकिंग डाउन द शुगर, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबसे पहला पॉइंट EMP पाथवे। अब इनको जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इनको बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने अपने अपने नाम तो रखे होंगे ना। जैसे क्रेब साइकिल हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, गोल्जी अपैरेटस के माइलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। तो क्या होता है कि जब साइंटिस्ट कोई चीज की डिस्कवरी करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना नेम प्रिजर्व्ड रखते हैं, है ना, ताकि आने वाली जनरेशंस को उनके नाम से पता चले कि ओके दिस इज द फॉर्मूला दैट वाज गिवन बाय दैट साइंटिस्ट, या ये वो पर्टिकुलर चीज है जो उस साइंटिस्ट ने बताई थी, ठीक है। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की जो साइकिल है उसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो 3 साइंटिस्ट थे। कौन से? एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस। दिस इज एम्बिडेन, नॉट एम्बर, एम्बिडेन, ओके। एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस। तो ये 3 साइंटिस्ट थे। EMP पाथवे, इसीलिए हम इनको बोलते हैं EMP पाथवे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस देने वाले ये 3 थे, एम्बिडेन, मेयरहॉफ, पार्नेस। एम्बिडेन, मेयरहॉफ, पार्नेस। आई होप इट इज क्लियर। पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे क्योंकि उनको नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस थे। मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। फिर भी नहीं आ रहा है तो वापस पीछे जाओ, वापस समझो, फिर आगे बढ़ो। मेरे साथ रहोगे तो आई थिंक आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है। साइटोप्लाज्म कौन सा, जैसे ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो ये वाला जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस? कॉमन पाथवे है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इररिस्पेक्टिव कि उस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिलेगा, उस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस सब में होता है और इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल पाथवे भी बोलते हैं। यूनिवर्सल पाथवे का मतलब कि अगर ऑर्गेनिज्म है और अगर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, अगर वो लिविंग है, तो उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होना और होना ही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल पाथवे। इररिस्पेक्टिव उसके पास ऑक्सीजन है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बट वो यूनिवर्सल है, यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा है और अगर वो रेस्पायर कर रहा है तो ग्लाइकोलिसिस उसके अंदर होगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हो रहा है, कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बात है कि एनारोबिक में भी चलेगा और एरोबिक में भी चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। ऑक्सीजन लिमिटिंग फैक्टर कब बनता है कि जब ये ऑक्सीजन साइकिल को रन करवा रहा है। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे एक तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यानी कि पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज ना 6 कार्बन कंपाउंड होता है, C6H12O6, है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इसका होता है, आई एम सो सॉरी, इसका होता है यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन। कैसा ब्रेकडाउन? पार्शियल ब्रेकडाउन, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है और वो उसको कन्वर्ट कर रहा है पायरुविक
एसिड में। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 3 कार्बन। अब 6 कार्बन से 3 कार्बन बदल गए तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने, तो 3 कार्बन इंटू 2 टोटल 6 कार्बन हो गए। समझे? जैसे हम ऐसे करते हैं ना कि जैसे हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, मैंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, एक मैंने कंपाउंड ले लिया, तो अगर अब मुझे इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है 2H कर देती हूँ ना मैं, तो बस ये वही चीज है कि अगर 6 कार्बन है तो मेरे को पायरुविक एसिड तो 3 का ही मिल रहा है, C3 वाला मिल रहा है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल। सो दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हमें मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of pyruvic acid. ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये कितने स्टेप का पाथवे है? इट इज अ 10 स्टेप पाथवे जो ग्लाइकोलिसिस होता है। अब हम फटाफट से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। ग्लाइकोलिसिस, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस नाम है यहाँ पे। तो whenever it is a breakdown of sugar, breakdown of glucose, that is glycolysis. It is also called as AMP pathway, Embedden, Meyerhoff and Parnas pathway, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म है। कॉमन पाथवे होता है एरोबिक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, बिल्कुल जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, तो होगा नहीं होगा डजंट मैटर। ओके, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही, कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो है 6 कार्बन कंपाउंड का, वो कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है, ये कितने कंपाउंड्स के हैं? ये 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है। ये कितने स्टेप का पाथवे है? ये 10 स्टेप पाथवे है। और अब हम ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको सब कुछ बता दिया। अब ये है पूरा ग्लाइकोलिसिस का साइकिल, और उसके बाद है हमारे बाकी के 3 पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आता है ग्लूकोज। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, तो हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए देखो सारे के सारे स्टेप्स जो है, ऑल द 10 स्टेप्स आर एक्चुअली टेकन केयर ऑफ बाय सर्टेन एंजाइम्स। तो ये पूरा के पूरा एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जहां पे हर एक स्टेप में एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी चीज, ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज कि जो भी एटीपी बन रहा है वो हर स्टेप में नहीं बन रहा। एनर्जी जो है वो अगर एक साथ रिलीज हो जाती है, अब मान लो कि यार 10 स्टेप में क्यों हो रहा है मैम, एक ही साथ क्यों नहीं रहा, व्हाई नॉट इन जस्ट 1 स्टेप? सो द मेजर रीजन इज कि अगर 1 स्टेप में होगा तो हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो हीट प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमने एटीपी को स्टेप वाइज तोड़ा ताकि हीट प्रोडक्शन कम हो और वो एटीपी हमारे काम आ सके, नहीं तो हीट को बैलेंस करने में ही सारा एटीपी चला जाएगा। तो इट इज नॉट अ 1 स्टेप प्रोसेस, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। क्यों? ताकि हीट का प्रोडक्शन कम हो सके। तीसरी चीज कि अब कहाँ पे पता चले कि एटीपी रिलीज हो रहा है, एटीपी रिलीज नहीं हो रहा? तो जनरली ये जो स्टेप्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड स्टेप्स होते हैं। जहां पे एटीपी रिलीज होने वाला होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग लिव्ड होता है। लॉन्ग लिव्ड यानी कि वो उतने देर तक तो रहेगा एटलीस्ट जब तक एटीपी बन नहीं रहा है। हर स्टेप का ड्यूरेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट्स, दीज आर बेसिक्स फॉर लर्निंग एनी साइकिल। ओके, नाउ स्टार्टिंग अप विद ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज में क्या हुआ? C6H12O6 होता है, ऐसा मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज के ऊपर क्या हुआ? ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके लग गया। ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आके लग गया और इसको काम करवाने वाला जो एंजाइम था फर्स्ट स्टेप को, वो था हेक्सोकाइनेस एंजाइम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस लगाया हमने, तो फास्फोरस आया कहाँ से? सेल में, ऊपर से तो आया नहीं है ना, मतलब कहीं से निर्माण हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या हुआ? एटीपी जो था उस एटीपी को हमने तोड़ा। एटीपी में ट्राइफॉस्फेट होता है, इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पे 3 फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो इस ट्राइफॉस्फेट को हमने तोड़ के एडीपी में किया, यानी कि डाइफॉस्फेट, ताकि एक फॉस्फोरस हमें मिल जाए। और ये फॉस्फोरस को हमने ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे, जैसे ये कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 पोजीशन पे हमने इस फॉस्फोरस को यहाँ पे लाके लगा दिया, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा उसकी 6 पोजीशन पे। सो दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब क्या किया? अब हमने लिया, अब हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो जो एंजाइम यूज हुआ वो आइसोमरेज। अब आपको लर्न सिर्फ हेक्सोकाइनेज करना है बिकॉज एनसीईआरटी में वही है, बट आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ, डोंट नीड टू रिमेंबर इट। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नाउ कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे ना कोई एटीपी रिलीज हुआ, ना कोई वाटर है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कन्वर्जन, ओनली कन्वर्जन। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 पोजीशन पे तो फॉस्फेट था ही, अब एक और फॉस्फेट लाए और इधर लगा दिया, तो अब एक और एटीपी की जरूरत है, तो एक और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया। जो एंजाइम था जिसने काम करवाया वो था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएफके बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो होता है ना, इसे पेस मेकर काइंड ऑफ एंजाइम बोला जाता है। ये वो एंजाइम है जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कि ये पूरा प्रोसेस फटाफट होगा, पूरा प्रोसेस स्लोली होगा, वो देखने वाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, जो एटीपी सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब उस पे काम किया एक और एंजाइम ने, नो नीड टू रिमेंबर द नेम, और उसने उसको कन्वर्ट करवा दिया पीजीएल। ठीक है, अब उसने उसको कन्वर्ट करवा दिया किसमें, पीजीएल में। अब आप बोलोगे यार रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक, यानी क्या होना चाहिए, एटीपी रिलीज होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलीज तो नहीं हो रहा, यूज हो रहा है ना, यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे यूज हो गया, तो हम तो यूज कर रहे, रिलीज तो कर ही नहीं रहे। अब आएगी रिलीज करने की बारी, तो अब क्या हुआ, फोर्थ स्टेप पे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ ट्रायोज फॉस्फेट में, यानी कि पीजीएल में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम एल्डोलेज। नो नीड टू रिमेंबर, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, एंजाइम का नाम लर्न मत करना, सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, एक और स्टेप आएगा, और यहां से इस स्टेप को देखो, ये रिवर्सिबल स्टेप है, ये वाला एक रिवर्सिबल स्टेप है, और ये वाला भी रिवर्सिबल होता है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो ये रिवर्सिबल स्टेप्स है सारे। ये कन्वर्ट होता है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उसको करने के लिए आइसोमरेज, पीजीएल का आइसोमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो 5। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये यहाँ तक 6 कार्बन कंपाउंड था, अब 6 कार्बन 3 कार्बन में टूट गया। किसमें टूट गया, 3 कार्बन में। अब मैंने आपको पहले बोला, अगर C6 है और ये C3 में गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 3 2 यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो अब क्या होगा, अब सारे जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो 2 में आएंगे, ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, DHAP के 2 मॉलिक्यूल। मैं आपको अभी निमोनिक बता रही हूँ, निमोनिक फनी हो सकता है बट आपको लर्न हो जाएगा, बस अभी आप सुनो समझो। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग, सो जस्ट लिसन टू इट। ओके ओके, तो ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, DHAP के 2 मॉलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड्स थे, और इन 3 कार्बन कंपाउंड्स को हमने 6 कार्बन कंपाउंड्स थे और इनको 3 कार्बन कंपाउंड्स में हमने कन्वर्ट किया, सो इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, वेरी सिंपल। ओके, अब क्या होगा, ये जो PGAL है ये नीचे आएगा टू द 6th स्टेप, और 6th स्टेप में वो कन्वर्ट करेगा अपने आप को 1,3 बिस PGA यानी बाय PGA में, और यहाँ पे रिलीज होगा एनर्जी, क्या होगा, NAD+ जो है वो कन्वर्ट होगा NADH2 में। अब मैं आपके रेफरेंस के लिए अभी यहाँ पे बता देती हूँ, एक NADH2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो 3 ATP देता है, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATP देता है। तो यहाँ पे हमारा NADH2 बन गया, यानी हमारी एनर्जी बन गई, है ना। तो अब यहाँ पे NADH2 बना, और कितना बना, 2 बना, क्यों, क्योंकि 2 PGL के मॉलिक्यूल्स थे, और 1,3 बाय PGA बना, क्योंकि ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो 3 कार्बन इंटू 2 टोटल 6 कार्बन कंपाउंड्स। हमें बैलेंसिंग तो हमेशा करनी है ना, भले हमने तोड़ा, अब जैसे H2O को तोड़ते हो आप, तो बैलेंसिंग तो करोगे ना, 2H प्लस हाफ O2 ऐसा करते हो ना, तो ये बैलेंसिंग तो होनी ही चाहिए, 2H2O बैलेंसिंग तो होनी चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं चल रहा हमारा, राइट। सो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग। तो 1,3 बाय PGA में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये 3 PGAL 1,3 बाय PGA में कन्वर्ट होता है ना, तो एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, और वो मिसिंग इसीलिए है क्योंकि वो इतना फास्ट स्टेप होता है, यानी कि इतना शॉर्ट लिव्ड स्टेप होता है कि वो हमें सेल में कंसिडर ही नहीं करते, हम उसको वी डोंट कंसिडर इट। बट क्या होता है कि ये जो 3 PGAL होता है ना, यहाँ पे ये 3 PGAL है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हुआ 1,3 बाय PGAL में, जो बहुत छोटा है। यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं काम आ रहा, एक आता है ऊपर से फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज H3PO4, और इस H3PO4 की मदद से 1,3 बाय PGAL 1,3 बाय PGA यानी फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे NAD+ NADH2 में टूटता है। तो जनरली इट इज नॉट कि 3 PGAL 1,3 PGA में गया तो एनर्जी रिलीज हुई,
बिल्कुल सही है, बट बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, H3PO4 यूज होता है, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो 1,3 पीजीए जो है अब वो कन्वर्ट हुआ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लर्न कैसे करेंगे मैं अभी आपको निमोनिक बता रही हूँ, आप सिर्फ ध्यान दो मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है, स्टेप से समझो अभी। अब 1,3 पीजीए 3 पीजीए में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब क्या हुआ, मान लो ये 3 पोजिशन पे, 1 पोजिशन पे फॉस्फोरस था, 3 पोजिशन पे फॉस्फोरस था, एक पोजिशन पे से मैंने फॉस्फोरस को हटा दिया, तो क्या होगा, एडीपी को बुलाया, उसको बोला ले पकड़ एक फॉस्फोरस, और जैसे ही फॉस्फोरस दिया वो एटीपी में बन गया, तो यहाँ पे बना एनर्जी, तो वी गॉट एनर्जी ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज 3 पीजीए, और यहाँ पे देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। व्हाट इज इट, देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पता नहीं लिखा क्यों नहीं है, ये आपका एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा, और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 पीजीए थे और 3 पीजीए के भी 2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी, तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 2 एटीपीज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब 3 पीजीए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2 पीजीए में, मतलब मान लो अगर 3 पे फॉस्फोरस था तो अब 2 पे लेके चलेगा, तो वो म्यूटेज होता है एंजाइम जिससे बनेगा। अब 2 पीजीए से अब मैं चाहती हूँ कि अब वो कन्वर्ट हो जाए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, तो पानी डाला, पानी निकाल लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और जैसे ही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, अब ये पीईपी है। अब मेरे को फाइनली जो ये फॉस्फोरस लगा हुआ है ना उसको भी निकाल देना है। तो अब लास्ट जब फॉस्फोरस, हमने देखो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस लगाए थे, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 1 फॉस्फोरस, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में दूसरा फॉस्फोरस। ये जो 2 फॉस्फोरस हमने लगाए थे वही 2 फॉस्फोरस अब हम निकाल रहे हैं, बट वहां पे क्योंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था तो 2 एटीपी का काम हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गए तो यहाँ पे टोटल 4 एटीपीज बन गए। सो दिस इज ऑल्सो एटीपी का रिलीज, क्यों, एडीपी को बुलाएगा, प्राइमरी फॉस्फेट लगेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एट द एंड जो हमें मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुविक काइनेज। आई होप आपको इतना समझ में आया, ग्लाइकोलिसिस समझ में आया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका लर्न करने का, क्योंकि अभी तक दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि यार लर्न कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे, तो बता रही हूँ, शांति। देखो, लर्न ग्लूकोज पे 6 पोजीशन पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इतना तो लर्न हो जाता है। जो गड़बड़ लगती है ना वो यहाँ पे लगती है, तो इसको कैसे करेंगे पता है, यहाँ पे बन जाएगी पागल, यहाँ पे है ये ढाप, है ना, तो ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे क्योंकि पीजीएल जो है वो नीचे आ रहा है। देखो मैं आपको निमोनिक बता रही हूँ, आप इस पे मत जाना, बट इससे आपको लर्न हो जाएगा। ढाप, ये ढाप है, ढाप किसी को ऐसे टैप करते तो वी कॉल इट एज ढाप। ठीक है, तो ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे, यानी कि पीजीएल यानी कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब आपको देखो फॉर्मूलाज में इसीलिए बोल रही थी ना, बार बार नाम बोल रही थी कि आपको नाम लर्न होने चाहिए। पागल का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो वो आपकी भूल है ना, ये तो सिर्फ लर्न करने का निमोनिक होता है। सो ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे, तो ये पागल नीचे आ गया, उसने बनाया 1,3 डायपेगा, दिस इज पेगा, पेगा यू नो द पेग ऑफ द अल्कोहल। सो उसने बनाया 1,3 डायपेगा, डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा। ठीक है, डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा, सॉरी 3 पेगा 2 पेगा, पेपा पायरुविक एसिड, पेपा पायरुविक एसिड। तो ये कैसा है, ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1,3 डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा, पेपा पायरुविक एसिड। ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1,3 डायपेगा 2 पेगा। देखो अब द फनी थिंग इज कि अगर आप ये अपनी टीचर्स के सामने बोलोगे तो दे विल बी एस्टोनिश्ड कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मार के क्लास से बाहर निकाल दे, तो ये सिर्फ आपके लिए है, तो लर्न फॉर यू। ठीक है, ऐसा ऐलान करके इसको याद मत करना, दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1,3 डायपेगा, तो आप बोलोगे ओके 1,3 बाय पीजीए, 3 पेगा 2 पेगा, यानी 3 पीजीए 2 पीजीए, पेपा पायरुविक एसिड, फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड, एंड वी आर डन विद द साइकिल। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर ढाप, ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1,3 डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, पायरुविक एसिड, पेपा पायरुविक एसिड। वेरी सिंपल, आई होप आपको लर्न हो गया होगा।
और अब बात आती है कि मैम लर्न कैसे करें, एटीपी कहाँ आ रहा है, एडीपी कहाँ आ रहा है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला का फंडा बताया ना वो याद रखो। जैसे अगर फॉस्फेट है, अगर ग्लूकोज है और ग्लूकोज पे मैं फॉस्फोरस लगा रही हूँ तो मुझे फॉस्फोरस की जरूरत है, तो वहां पे मुझे एटीपी चाहिए। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन रहा है तो वहां पे फॉस्फोरस की जरूरत है, तो यहाँ पे ये दोनों लर्न हो गए। आपको साइकिल लर्न होगी ना तो लर्न हो जाएगा। अब 1,3 डायपैगा 3 पैगा बन रहा है, यानी कि एक फॉस्फोरस हट रहा है तो एटीपी रिलीज होगा, पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्यों? क्योंकि 1,3 डायपैगा 3 कार्बन कंपाउंड है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज हो गए। 3 पैगा 2 पैगा पायरुविक एसिड, पेपा पायरुविक एसिड। तो ये जो पेपा पायरुविक एसिड है जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो पेपा से पायरुविक एसिड बन रहा है, वहां पे फाइनल फॉस्फोरस, तो वहां पे। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप, ये 6th स्टेप है जो लर्न कर लो, कि जब भी हमारा पागल लाएगा नीचे, तो पागल को नीचे ऐसे तो लाएंगे नहीं है ना, पागल को नीचे लाने के लिए एनर्जी चाहिएगी, तो क्योंकि पागल को नीचे लाना और एनर्जी डालनी पड़ेगी तो वहां पे NADH2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर और आपको ये साइकिल भी लर्न हो गई होगी इन अ फनी वे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्लाइकोलिसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे, एम्बेडेड मेयर-हॉफ-पार्नेस पाथवे। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिज्म, एरोबिक है, अनएरोबिक है, कॉमन पाथवे है। इसे यूनिवर्सल पाथवे भी बोला जाता है, इसीलिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा, कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो है इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, और वो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है into 2 molecules of pyruvic acid। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? into 2 molecules of pyruvic acid, जो कि आपके 3 कार्बन कंपाउंड्स है। ये एक 10 स्टेप पाथवे है जो हमें देखने को मिलेगा। उसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर ये जो फ्रक्टोज ग्लिसरैल्डिहाइड 1,3 डाई phosphoglyceric acid, 3 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid, 2 phosphoenol pyruvate, and 2 molecules of pyruvic acid. That is glucose, glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 diphosphate, ढाप से बना पागल, पागल आया नीचे, 3 pega, 1,3 dipega, 3 pega, 2 pega, 2 pepa pyruvic acid. We are done with the glycolysis cycle. ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है 2 स्टेप में, 2 ATP की एनर्जी चाहिए होती है फर्स्ट स्टेप में एंड थर्ड स्टेप में। देखो यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में एनर्जी इज यूज्ड। ओके ओके, अब हम वापस देखते हैं एनर्जी प्रोड्यूस्ड कहाँ कहाँ हो रही है। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है NADH2 में, ATP में, और लास्ट स्टेप जो है ATP का वहां पे। तो इंडीड यहाँ पे 4 ATPs की एनर्जी रिलीज हो रही है और 2 NADH2 मॉलिक्यूल। बट अगर आपको पूछा जाए नेट ATP रिलीज कितना हो रहा है, तो 4 बन रहे हैं बट 2 यूज भी हो रहे हैं ऊपर वाले स्टेप्स में, तो नेट ATP रिलीज 2 ATPs का ही है। तो ठीक है, तो 2 ATPs एंड 2 NADH2 आर द एंड प्रोडक्ट। मेच्योर RBCs इन सीव ट्यूब सेल्स में विदाउट F0 F1 सॉरी, ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो क्योंकि वो हर जगह हो रहा है और साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कोई ऑर्गेनेली में नहीं हो रहा है, तो इवन जो मेच्योर RBCs है और सीव ट्यूब सेल्स है वहां पे एनर्जी प्रोड्यूसिंग का मेन सोर्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इसको किसी की भी चीज की जरूरत नहीं है, ना उसको ऑक्सीजन की जरूरत है ना ऑर्गेनेलीज की, कुछ नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म होना चाहिए, दैट्स इट, एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट्स इट, विद ऑल द एंजाइम्स प्रेजेंट, वो सब कर सकता है। तो मेच्योर RBCs को भी थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, सो दे गेट इट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस सीव ट्यूब सेल्स, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे इनका एग्जाम्पल इसीलिए क्योंकि ये लोग न्यूक्लियस इनके पास नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है बट फिर भी हो रहा है। अब एक चीज जो इधर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये भी एनर्जी जो हमने सेल में पढ़ा था कि जब भी एनर्जी बनती है तो एक ऐसा पार्टिकल होता है, ठीक है, जो 0 जैसा लगता है वो F1 है और जो 1 जैसा लगता है वो F0 है। ये F0 F1 पार्टिकल होता है। जैसे गेट होता है ना, आप कोई होटल में गए होंगे या फिर रेस्टोरेंट या फिर आई टेल यू यू नो जब हम पार्क्स में जाते हैं तो ऐसा कैसा घूमने वाला गेट होता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आप खड़े होते हो, फिर आप इसको ऐसा पूरा घुमाते हो एंड देन यू गेट इनसाइड द पार्क। ओके, तो इस तरीके से गेट होता है, ऐसे रेस्टोरेंट्स में भी होता है। तो ये उसी तरीके से F0 F1 होता है, ये सिर्फ मूव कर रहा होता है और यहाँ से चीजों को बाहर निकालता है। तो ये बेसिकली इधर से जब वो बाहर निकालता है तो ATP प्रोडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज जो बहुत प्रोमिनेंट है वो ये है कि इधर F0 F1 पार्टिकल्स तो है ही नहीं, बट फिर भी ATP प्रोडक्शन हो रहा है ओनली एंड ओनली बिकॉज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इस तरीके के फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं कि यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन विदाउट F0 F1 पार्टिकल हो रहा है। और ऐसा ATP प्रोडक्शन where F0 F1 particle is not getting used, that kind of phosphorylation is called as substrate level phosphorylation.
अब आता है द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस समझ आ गया होगा। मैंने काफी डिटेल में ग्लाइकोलिसिस को कवर किया है एंड सारे आपको जो भी निमोनिक्स जो मैं बता सकती थी वो भी बता दिए। अब बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। लिंक रिएक्शन को हम गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वी कॉल इट एज गेटवे रिएक्शन, we call it as link reaction and we also call it as oxidative decarboxylation। अब जब भी ऐसे टर्म आए ना, देखो बायोलॉजी में वर्ड्स को डिकोड करना सीखो। कभी कभी क्या होगा ना, एग्जाम में आपको एमसीक्यू दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको सिर्फ वर्ड्स के पे ऊपर खेलना है। जैसे ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बात हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन के कहीं ऐड हो रहा है। ठीक है, अब लिंक रिएक्शन जो होती है, द साइट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल बना था, 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पायरुविक एसिड, इसके 2 थे। ये साइटोप्लाज्म में से जाएंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके ये लोग अपना काम करेंगे। अब लिंक रिएक्शन क्या होती है उसे देख लो। लिंक रिएक्शन होती है, यहाँ पे हमने पायरुविक एसिड के 3 कार्बन कंपाउंड को लिया और इसको मैंने यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने थे। इस पे काम किया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में और उसके साथ साथ अब देखो लिंक रिएक्शन को करवाने के लिए ये 5 चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या, एक मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, एक थायमीन पायरोफॉस्फेट चाहिए होता है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सिर्फ फटाफट से वो रिएक्शन को काम करवाते हैं। कुछ कुछ जो है वो काम भी करे, जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट इज जस्ट अ कैटलिस्ट। आपको कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। लाइपोइक एसिड होता है एंड एनएडी प्लस होता है। NAD प्लस जो है, ये NAD प्लस आपका, NAD प्लस जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे भी जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो लिंक रिएक्शन जो है वो लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से, बट एनर्जी रिलीज होती है। तो पायरुविक एसिड पे जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है, NAD प्लस NADH2 में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है बिकॉज दिस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। क्यों क्यों 2 कार्बन, क्योंकि अगर 3 कार्बन कंपाउंड था उसमें से 2 कार्बन कंपाउंड प्लस 1 CO2, तो ये 2C प्लस 1C 3C है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो अब जो बचा वो 2 कार्बन कंपाउंड बचा विच इज एसिटाइल कोएंजाइम है और ये भी कितना नंबर होता है, 2 नंबर होता है। तो दिस इज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड इज गेटिंग रिएक्टेड। अब ये लिंक रिएक्शन कब होती है, जब उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिला, यानी कि जब हमारी एरोबिक कंडीशंस आई। मान लो एरोबिक कंडीशंस नहीं आई, एनएरोबिक कंडीशन आई, तो क्या होगा और इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जो क्रेब्स साइकिल का एंड ETS का होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी, विच वुड बी द पार्ट 2। जनरली मैं वन शॉट्स एक ही पार्ट में बनाती हूँ, बट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर 2 पार्ट्स में, बिकॉज मैंने अभी आपको काफी कुछ बता दिया ग्लाइकोलिसिस के बारे में, लिंक रिएक्शन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। तो फॉर यू, अगर आपकी कल एग्जाम है एंड अगर आप आज देख रहे हो देन आप वो पार्ट भी देख लो साथ में। बट इफ यू आर समवन जो सिर्फ इसको रिविजन के तरीके से देख रहा है, देन आई विल रिकमेंड यू दिस वन थिंग कि, और जो लोगों की कल एग्जाम है उनके लिए भी, कि अगर आप मान लो रात को भी देख रहे हो तो आप 2 घंटे का गैप रखो, अंटिल दैट टाइम वो प्रोसेस करो, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो एंड देन आप क्रेब्स साइकिल एंड ETS पे जाओ, क्योंकि वहां पे आपको अलग निमोनिक्स मिल जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि निमोनिक्स को लर्न करने के लिए निमोनिक बनाना पड़े, आपको सब लर्न हो जाए, इसीलिए 2 आवर्स का टाइम है फॉर यू टू प्रोसेस व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस एंड व्हाट इज लिंक रिएक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब इन द नेक्स्ट जो पार्ट होगा, विल बी कवरिंग क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हम जो लास्ट है एनोएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको फिनिश कर देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द पार्ट 1। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। Please go and watch the part 2 also, because it's going to help you at the end. That's all from my side. Thank you. Take care. Bye bye. Keep revising.